आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या जिसको हम कहते हैं अल्प विकास का निर्भरता का सिद्धांत, ये पढ़ने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य मोहंती है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र की हैसियत से पढ़ाता हूँ। आपने अगर इस टॉपिक को जानने की कोशिश की होगी, डिपेंडेंसी थ्योरी या जिसको हम कह रहे हैं अल्प विकास की निर्भरता, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये टर्म्स जो है अपने में ही कुछ चीजों को संबोधित कर रही है। अब ये चीज क्या है? पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही एकेडमिक तरीके से अगर हम देखें तो ये एक थियोरी है डेवलपमेंट का, जो कि अपने में एक बहुत ही अनूठा थियोरी है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी जिसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस थियोरी को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन थियोरीज को समझने के लिए हमें किस तरीके से ये समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ का डिपेंडेंस, किसका डिपेंडेंस, क्यों डिपेंडेंस या निर्भरता किस बात के लिए, इन चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होगा कि ये जो इकाई है 9 नंबर इकाई, जो कि डिपेंडेंसी थियोरी पे है, ये इकाई, इस इकाई से पहले हम कुछ और जो अप्रोचेस है डेवलपमेंट के, मुख्यतः 4: लिबरल, मॉडर्नाइजेशन, मार्क्सिस्ट और गांधीयन, या हिंदी में कहे तो आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन, उदारवादी, लिबरल, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट या गांधीवादी या गांधीयन अप्रोच। अब बात यह कि ये सारे अप्रोचेस अपने में एक अनूठा अप्रोच है, जो अपने बारे में अलग अलग सिद्धांतों को बोलता है और वो डेवलपमेंट को देखने के अलग अलग पैमाने बताता है। तो उसी तरह से ये जो सिद्धांत है, डिपेंडेंसी सिद्धांत, ये भी अपना एक पैमाना रखता है। और ये पैमाना क्या है? इस सिद्धांत को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1950 के दशक में, और जहां से इस सिद्धांत का आविर्भाव हुआ था, जहां पे रॉल प्रेबिच, उनका राउल प्रेबिच या रॉल प्रेबिच इंग्लिश में कहे, हिंदी में कहें तो रॉल प्रेबिच, जो कि उन दिनों लैटिन अमेरिका से थे और वो यूनाइटेड नेशंस कमीशन के डायरेक्टर थे। उनके तत्वाधान में, उनके मार्गदर्शन में इस डिपेंडेंसी थ्योरी का आविर्भाव हुआ, हम कह सकते हैं, इन अ वेरी फॉर्मल सेंस। पॉलिसी सर्कल्स में इसका आविर्भाव हुआ। लेकिन इनका जो कहना था वो मूल्यतः उनको एक बहुत प्रमुख बात पे उन्होंने जोर दिया। उनका कहना है कि अमीर देशों के ऊपर गरीब देशों का डिपेंडेंस या निर्भरता है, क्योंकि कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वो है आयात निर्यात, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड। तो वैश्विक व्यापार का जो मूल्य है वो कुछ ऐसा है कि वो मूल्य गरीब देशों के अगेंस्ट जाता है, उनके अनुकूल नहीं है, उनके विकुल है। तो अब ऐसी बात है कि ये चीज को समझाते कैसे हैं? वो टेक्निकली बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी को देते हैं, जिसको हम अभी अगर समझना चाहें समाजशास्त्री के हिसाब से, तो उसको हम बेसिकली कह सकते हैं, मान लीजिए एक कहावत होती है कि अंग्रेजी में, इट इज बेटर टू टीच अ मैन टू फिश rather than giving him a fish, it is better to teach him how to do fishing। या जिसको हम कहते हैं कि उसको मछली पकड़ना सिखाए, ना कि उसको मछली दे दीजिए, तो वो आप पे निर्भर रहेगा। इस लॉजिक को अगर हम यहाँ रखें तो एक तरीके से डिपेंडेंसी हुआ गरीब देशों का अमीर देशों के ऊपर। क्यों? क्योंकि अमीर देशों ने गरीब देशों से कच्चा सामान लिया, रॉ मटेरियल्स या कच्चा सामान लिया, उसको प्रोसेस किया, क्योंकि उनके पास तकनीकी है, उनके पास मशीनें हैं। तो उन मशीनी और उस औद्योगिक और उस तकनीकी को प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। और क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल या कोर प्रोडक्ट से बेटर है, तो उसके अंदर एक मूल्य वर्धित हुआ, मतलब वैल्यू ऐड हुआ। और उस
उस पदार्थ का, जो पदार्थ फाइनली बनता है या फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, वो जो रॉ मटेरियल है उससे कहीं ज्यादा होता है। तो आप देते हैं रॉ मटेरियल और आप उनसे खरीदते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो आप लोहा देते हैं और उनसे कारें खरीदते हैं, और लोहा का कॉस्ट कार से हमेशा ज्यादा कम होता है। तो ये तो लाजमी बात है कि जो महंगा सामान बेचेगा उसके ऊपर जो खरीदेगा वो उसका ऋणी हो जाएगा। तो यही वाला सिंपल से लॉजिक को डिपेंडेंसी थियरी में समझाया जा रहा है रॉल्फ प्रेबिज के द्वारा, कि देखिए ऐसा है कि अगर इस तरह से आयात आयात निर्यात हुआ तो जो इस आयात निर्यात या इस व्यापार के जो पैमाने हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसे आयात निर्यात में होता यूं है कि जो गरीब देश है वो अमीर देश के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये इस चीज को जो उन्होंने कहा था 1950 में, उसको 1970s में भी आंद्रे गुंदर फ्रैंक ने अपनी किताब में उसको बहुत अलग तरीके से उन्हीं चीजों को कोर, पेरीफेरी, ये सब शब्दों की, कोर मतलब जो कोर नेशन है और पेरीफेरी जो बाहर में रहता है, और पेरीफेरल नेशन जो होते हैं, पेरीफेरल राष्ट्र जो होते हैं वो कोर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन फिर इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेबिज के हिसाब से कुछ यूं था। उनका कहना था कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या जिसको बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम बोले कि उनका कहना है कि हम पैसे से लेन देन नहीं करेंगे, सामान खरीदा नहीं जाएगा। एक तरीके से वो बार्टर सिस्टम था कि हम एक सामान देंगे, आप उसके अनुकूल और सामान देंगे। तो इससे ये होगा कि जो विदेशी मुद्रा है जो कि गरीब देशों के पास है वो खत्म नहीं होगा ज्यादा। यहाँ पे क्या है ना, आप सामान बेचते हैं $10 का, आपको आता है $10, और अचानक से आप खरीदते हैं $100 का सामान, तो आपका $100 इधर खर्च हो जाता है। तो 10 साल से जो पूंजी जमा हुई है वो एक ही साल में मानो खर्च हो जाएगा कि तो इससे क्या होता है ना, एक तरीके का एसिमेट्रिकल, या जो कि यूनिफॉर्म नहीं है दोनों देशों के बीच, एक बहुत ही एसिमेट्रिकल रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। नाउ दिस तरीके का जो आइडिया है, जिसका तो ये है हमारा एक तरीके से हम कैसी शुरुआत है डिपेंडेंसी थियरी का इन द 1950s, जो कि हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको एकमात्र फॉर्मूला उसका है कि गरीब देश अमीर देश पे डिपेंड करे, और इंडस्ट्रियलाइज्ड या जो जिसको बोलते हैं हम, जो कि इंडस्ट्रियलाइज देश है, वो अन इंडस्ट्रियलाइज्ड या अंडर इंडस्ट्रियलाइज देश को हमेशा फिनिश्ड प्रोडक्ट दे और ये अपना सामान उसको बेचे। इसके डेफिनेशन के तौर पे या इसकी परिभाषा के तौर पे अगर हम इसकी तरफ जाएं, उसकी परिभाषा क्या थी? उसका जो सबसे क्लियर परिभाषा जिसको हम कह सकते हैं वो हमें डॉस सैंटोस की किताब में मिलती है, और मैं इस डेफिनेशन को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसी थियरी का जो मूल तत्व है इसमें निहित है। क्या है वो डेफिनेशन? निर्भरता एक ऐतिहासिक स्थिति है जो विश्व अर्थव्यवस्था की एक ऐसी संरचना बनाती है जो कुछ देशों के पक्ष में होती है और दूसरों के नुकसान में, और अधीनस्थ अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं को सीमित करती है। अब ये जो परिभाषा है ये अपने में बहुत ही गूढ़ तरीके से 3 पहलुओं को निकाल के ला रहा है, और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसको मतलब अभी हम अगर इसके परिभाषा को जानने की कोशिश करें तो इसकी परिभाषा जो डॉस सैंटोस देती है, जिसको मैंने आपको पढ़ लिया, आपके रीडिंग मटेरियल में भी ये मिलेगा, ये डेफिनेशन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। अब ऐसा है कि ये जो परिभाषा है ये 3 चीजों पे अपना क्या बोलते हैं इसको,
इसके ऊपर एम्फसाइज करती है, इस पे स्ट्रेस करती है। क्या 3 चीजें हैं? पहली बात कि राज्य 2 प्रकार के हैं। पहला राज्य है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 2 प्रकार के राज्य हैं, प्रभुत्वशाली या निर्भर, या केंद्र या परिधि। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग का जो बात है, 2 तरह के राज्य हैं। दूसरी बात यह है कि निर्भर राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों के लिए बाहरी ताकतें अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। ये एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका इंपॉर्टेंस और भी महसूस होता है। क्या है ये ना? ये थियरी आप देखिए, अभी जो हमारे यहाँ हर जगह जब कू होता है, पाकिस्तान में कू हुआ, या जेनजीज ने नेपाल में टेक ओवर कर दिया, बांग्लादेश में राइट्स हो रहे हैं, अराजकता चल रही है ना, हर जगह पे ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी फोर्सेस हैं, कोई और है। अब बात ऐसा है कि ये कहाँ तक सच है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ये भी कहना ठीक नहीं होगा। और इस बात का उल्लेख मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो हर राष्ट्र में उसकी जो अर्थव्यवस्था को जो संभालते हैं, वहाँ कुछ एलिट्स जिसको बोलते हैं, एलिट्स मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुलीन वर्ग, एक एलिट्स का। अब वो एलिट्स कौन है? कौन से कुलीन वर्ग है? ऑफिसर्स, इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, तो ये सब जो है, ये सब कुलीन वर्ग हैं। अब ऐसी बात है कि एलिट्स का यहाँ पे क्या कहना होता है ना, एक तरीके से जब आपका राष्ट्र ऑलरेडी कुछ उपज नहीं कर पा रहा या योर स्टेट इज वीक और आपका पूरी अर्थव्यवस्था मोस्टली फॉरेन एड से जब डिपेंडेंट हो जाती है कि विदेश से हम पैसा लेके अपना खर्चा चलाएंगे, तो ये लाजमी है कि जो पैसा दे रहा है उसके इशारों के हिसाब से आप भी अपना देश चलाएंगे। तो इस तरीके से जब आप अपना देश उनके हिसाब से चलाएंगे तो उनके जो अर्थनीति है उस हिसाब से आपके देश भी चलेगा। तो आपको पता होगा अभी अखबारों में जिस तरह से इंडो यूएस डील की बातें हो रही है कि क्या इंडो यूएस डील में इंडिया ने अपना इंटरेस्ट रखा है या यूएस ने अपना इंटरेस्ट रखा है, ये विषय के बाहर की बात है। पर यहाँ से ये बात अभी भी दिख रही है कि जहां भी हम आयात निर्यात या व्यापार की बात कर रहे हैं वहां पे इस बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि ये एक तरीके से महज एक आयात निर्यात नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे कि एक देश अपना आधिपत्य दूसरे देश के ऊपर साबित करता है या बनाए रखता है। तो इन अ वे इट इज अ स्लो पॉइजन, और यू कैन से इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ डिपेंडेंसी, या जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी या निर्भरता का अभी भी प्रवाह चल रहा है। तो ये नहीं कि 1950s में ये बात बोल दी गई और ये खत्म हो गया। ये बात अलग अलग तरीके से नए नए पैमानों के साथ नए जगहों पे आने शुरू हो गई है। तो ये बात जो हमने अभी तक रखी है कि डिपेंडेंसी थियरी इज अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री ओवर बाय ऑफ ऑन द डेवलप्ड कंट्री, या अल्प विकसित देशों का विकसित देशों के ऊपर जो आश्रयता है उसको एक निर्भरता है। इसको हम एक तरीके से निर्भरता सिद्धांत का मूल तत्व बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि मैं अगले खंड की तरफ जाऊं इस लेक्चर का, जो कि होगा फीचर्स, उसके बाद मैं अभी भी ओरिजिन और कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ बहुत जरूरी है हमें कि एक तरीके से कुछ लोग बोलते हैं कि डिपेंडेंसी थियरी मार्क्सिस्ट थियरी से डेवलप्ड है, और वो मार्क्सिस्ट थियरी जैसा ही है, मार्क्सवाद की तरह ही है। लेकिन हमें इस बात को थोड़ा विश्लेषण करने की जरूरत है। मार्क्सवादी सिद्धांत एवं निर्भरता सिद्धांत, इसमें वो एक निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रेरित है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा भिन्न है। कारण क्या है उसको समझने की जरूरत है। मार्क्सवादी सिद्धांत, अगर आप, तो ऑब्वियसली मार्क्सवादी सिद्धांत मतलब अगर हम मार्क्स की राइटिंग्स को याद करें तो उनके सारे राइटिंग, जर्मन आइडियोलॉजी हुआ, या अगर हम याद करें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इवन दास कैपिटल, उन सारी किताबों में मार्क्स ने हमेशा अलग अलग तरीके से इस बात पे मुद्दा बताया है कि कैसे इकोनॉमिक पावर या अर्थनैतिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को का बेस बनती है।
और इन अदर वर्ड्स द कैपिटलिस्ट स्टेट जो होता है वो इंश्योर करता है, या पूंजीवादी सरकार जिसको हम बोल रहे हैं, वो ये इंश्योर करता है, वो इस बात को बनाए रखने की कोशिश करता है कि जो लोग पूंजीवादी हैं या जो लोग कैपिटलिस्ट हैं वो कैसे सत्ता में बने रहें, उनका इंटरेस्ट रहे। तो आपने देखा होगा कि जब भी बजट पास होता है, फॉर एग्जांपल अभी तो हमें हमेशा पूछा जाता है गरीबों के लिए क्या रखा गया है, फार्मर्स के लिए क्या रखा है इस बजट में, मिडिल क्लास के लिए क्या रखा है। आपने तो ये सारा बजट तो क्या आपने टैक्स कंसेशन जो दिया है बजट में, क्या वो एसयूवी और स्पोर्ट्स व्हीकल के लिए दिया है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए दिया है। तो एक तरीके से ये बात है कि अर्थव्यवस्था का राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ही गहरा ताल्लुकात है, क्योंकि अब बात ऐसी है कि अगर हमारे इलेक्शंस को हमें रन करने के लिए हमें पैसा पूंजीपतियों से चाहिए, तो हमें उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा जब हम सत्ता में आए। तो ये बातें जो है, तो इस चीज को मार्क्स ने अपनी किताबों में उस समय को देखते हुए, तो ऑब्वियसली उस समय ये मुद्दे नहीं थे, उनका कहना था सपोज ब्रिटिश कैपिटलिज्म, द वन ऑफ द बेस्ट कैपिटलिज्म उस समय का जो था, ब्रिटिश कैपिटलिज्म ने ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म या जिसको हम कह सकते हैं साम्राज्यवाद, ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म या साम्राज्यवाद की तरफ मुड़ा। तो मार्क्सवाद का जो फोकस है वो ये है कि वो दिखाता है कि साम्राज्यवाद के क्या कारण हैं और साम्राज्यवाद क्यों होता है। लेकिन जब हम आते हैं निर्भरता सिद्धांत के ऊपर या डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर, वो इस बात पे अहमियत देता है कि ये जो साम्राज्यवाद है इसकी व्याख्या कैसे करें और इसका इंपैक्ट कैसे हो। और अगर सरल अंग्रेजी में मैं बोलूं, मार्क्सिज्म फोकसेस ऑन हाउ इंपेरियलिज्म टेक्स प्लेस और हाउ इंपेरियलिज्म इज क्रिएटेड। पर अगर हम बात करें डिपेंडेंसी थियरी का, वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि हाउ डज इंपेरियलिज्म इंपैक्ट अदर थिंग्स। तो इंपेरियलिज्म कैसे होता है इकोनॉमिक सिस्टम से पॉलिटिकल सिस्टम में आके, वो कैसे होता है, वो मार्क्सवाद का इंटरेस्ट एरिया है जानने का। लेकिन निर्भरता से सिद्धांत का जो इंटरेस्ट है, उसका जो फोकस है, वो ये होता है कि हो तो गया साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म, पर वो इंपेरियलिज्म हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे इंपैक्ट कर रही है। तो ये बात कहने में बहुत आसान है, पर इस बात को मैं वापस उल्लेख करूंगा जब मैं लास्ट चौथे पार्ट में आऊंगा, जिसको हम बोलते हैं प्रासंगिकता या रेलेवेंस ऑफ डिपेंडेंसी थियरी। उस तरफ जब मैं आऊंगा तो मैं इस वाले बात को वापस उल्लेख करूंगा कि मार्क्सवाद और निर्भरतावाद के का जो अंतर है, उसको हम क्यों वो अंतर अभी भी रेलेवेंट है और अभी ये हमें हेल्प करता है जानने के लिए कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में या रोजमर्रा अभी के समय में, आज के समय में कैसे निर्भरतावाद हमें हेल्प करता है बाकी चीजों को देखने के लिए जो कि आर्थिक ना हो, नॉन इकोनॉमिक, लाइक कल्चरल, सांस्कृतिक, सोशल, सामाजिक, इन पक्षों के ऊपर भी हमें नजर देने का मदद करता है। और वो कैसे है उसमें वापस आएंगे। तो 4 पार्ट का ये लेक्चर था। जस्ट टू हेल्प यू रिकैप, इससे पहले कि आप ट्रैक छोड़ दें, तो ये लेक्चर हमें अभी तक 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं कि इसका आविर्भाव कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, द ओरिजिन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, और जहां पे मैंने अभी तक आपको पॉल ब्रेबिच के आइडियाज से वाकिफ कराया और उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया कि वो बेसिकली विश्व की जो प्रगति है उसके पैमाने को वाणिज्य या व्यापार के तरीके से देख के मापदंड पे देखते हैं, और उनका कहना है कि ये जो वाणिज्य है ये अमीर और गरीब देशों के बीच होता है, और ये बहुत ही एसिमेट्रिकल है, और इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बंद कर सकते हैं, या और उसी तरीके से, और वो एक ही तरीका है कि हम ये आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही इस डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट का जो यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मॉडल्स हैं
इसको हम देख सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने अब तक कही है, आफ्टर ओरिजिन या शुरुआत के बाद, ये इसकी परिभाषा है, जहाँ पे मैंने डॉस सैंटोस का एक कोट दिया है आपको, और उस डॉस सैंटोस के कोट से मैंने 3 फीचर्स वहां से जो निकलते हैं कि ये परिभाषा किन 3 चीजों पे अहमियत देती है, जो कि 2 प्रकार के राज्य हैं, बाहरी शक्तियों का होना, असमानता का दृष्टिकोण, इन चीजों पे मैंने उल्लेख किया है। अभी हम आते हैं तीसरे पार्ट के, लेक्चर के तीसरे पार्ट पे। ये जो तीसरा पार्ट है, ये आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग मंजर पे हमें ले आता है। और ये तीसरा पार्ट क्या है ना, ये कहता है कि निर्भरता सिद्धांत के मुख्य प्रस्ताव क्या है, इसके 3 फीचर्स क्या है, कि ये किन चीजों पे, व्हाट इज द की थ्रस्ट, वो किन चीजों पे ज्यादा महत्व देता है, किन चीजों की तरफ। पहली बात जिस बात पे डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता सिद्धांत एम्फसाइज करता है, वो है द डिफरेंस बिटवीन अंडर डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। अंडर डेवलपमेंट या अल्प विकास, और अनडेवलपमेंट या अविकास। अल्प विकास और अविकास में वो अंतर करने के लिए हमें मजबूर करता है। अब ये अल्प विकास और अविकास क्या है, ये एक तरीके से ये कहने के लिए बहुत ही एक वर्ड गेम जैसा लग रहा है, पर इतना सिंपल वर्ड गेम नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा गहरा मर्म छिपा हुआ है। अनडेवलपमेंट इज कि हमारे पास कुछ संसाधन है और उन संसाधनों का हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया है, तो वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड आवर रिसोर्सेस एंड दैट इज अनडेवलपमेंट। परंतु हमारे पास संसाधन है, पर हमने उन संसाधनों का सटीक उपयोग अभी तक नहीं किया है। सो वी हैव नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट वी हैव। नाउ दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, ये बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। और ये बहुत ही ये कहना कि कुछ राज्यों में फर्टाइल सॉइल नहीं है, या उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वो अलग बात हुआ, तो वहां पे अलग तरह का मॉडल ऑफ प्लानिंग हमारा चलेगा, कि जहाँ की जनता जनरली या मुख्यतः कृषि निर्भर प्रांत है या प्रदेश है, उसमें अगर उपजाऊ जमीन ही ना हो, तो वहां पे किस तरह का हम डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी उपजाऊ जमीन है, लेकिन उस उपजाऊ जमीन का जो वैल्यू आता है, वो सटीक तरीके से बढ़ता नहीं है। तो मान लीजिए, वो इसलिए हो सकता है कि जमीन पे जो 200 लोग काम करते हैं, वो एक ऐसे जमीन पे काम करते हैं जो कि जिसका ओनर सिर्फ 2 लोग हैं। तो 200 लोग 2 लोग के जमीन पे काम करते हैं, तो ये लाजमी सा बात है कि जो सामान वहां से निकलेगा, उन पे उनका हक कम होगा, और उनकी उनके साझेदारी कम, इवन इफ देयर कंट्रीब्यूशन इज मोर, उनके साथ जो उसका जो फायदा मिलेगा वो एकदम समान नहीं होगा। नाउ दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, जो इस बात पे मैं एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, कि अंडर डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट। सो जमीन उपजाऊ नहीं है तो चलेगा, लेकिन उपजाऊ जमीन है, लेकिन उसके जो फायदे हैं वो सबको बराबर नहीं मिलेगा, जो लोग उस पर काम करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल बात हो जाता है। अब इस बात को, डिपेंडेंसी थियरी को इसकी नजर से अगर हम देखें, कि हो सकता है कि ये वही वाली बात है कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें, तो चाइना का कहीं पे किसी अलग देश के पोर्ट्स को ही उसने खरीद लिया है। अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस अपने अपने पोर्ट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो एक तरह से जमीन तो आपका है, पर वो जमीन पे काम कोई और कर रहा है। तो अंडर डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली उस इलाके में अगर कुछ फायदा होगा, तो वहां के लोकल लोगों को जितना फायदा मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा वहां के बाहर वालों को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है, जो आज भी हमें हमारे केस में दिखती है, नॉर्मल केसेस में, ये चीज हमें डिपेंडेंसी थ्योरी भी बता रही थी, कि इट कंपेल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडर डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट। ये निर्भरता सिद्धांत हमें इस बात को
मानने के लिए मजबूर करता है, या हमारी दृष्टि इस चीज की तरफ लेता है कि हमें अल्प विकास और अविकास के अंतर को जानना जरूरी बन जाता है। दूसरा फीचर जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी हमें बताने की कोशिश करती है, वो है राष्ट्रहित या नेशनल इंटरेस्ट। निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि राष्ट्रीय हित केवल समाज के गरीबों की जरूरतों को पूरा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ हम किन की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी जब एक ऐसा मॉडल होगा, तो सोचिए एक ऐसा मॉडल है, मान लीजिए आज के समय में हम बात करें, एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग हैं जहां पे भारत में अभी आंकड़े एकदम सही नहीं, पर मोटा मोटी बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अराउंड 70% ऑफ इंडिया इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि में हमारे 70% लेबरर्स काम कर रहे होंगे, पर कृषि से जो उत्पादन होता है, जीडीपी का जो वैल्यू है, जो ऐड करता है जीडीपी में, वो महज 30% होता है। और 30% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, पर वो जीडीपी का 70% का फायदा ले लेते हैं। तो एक तरह से इनकम इनइक्वालिटी हुआ। तो लेकिन ये डेवलपमेंट मॉडल ही ऐसा है जहां पे हम एक फार्मर को कम पैसे देंगे, बल्कि ना कि हम एक रिसेप्शनिस्ट को उससे ज्यादा पैसे देंगे। तो जो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉइज या पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको तो अब ये बात अलग है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये इस डिबेट के बियॉन्ड है। लेकिन बात ये है कि डिपेंडेंसी थियरी क्या कर रहा है ना, ऐसे मॉडल को प्रमोट करता है, उनको वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, देखिए ऐसा है कि आप एग्रीकल्चर कर दिए तो उससे कुछ होता नहीं है, इससे हमें बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसे मॉडल में जाए जहां पे टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, इंडस्ट्री इंटेंसिव है। तो अगर आपका राष्ट्र टेक्नोलॉजी इंटेंसिव या इंडस्ट्री इंटेंसिव नहीं है, तो आप इस गेम में हार जाएंगे। तो ये बात डिपेंडेंसी थियरी बोलने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रहित नहीं देखा जा रहा है, बल्कि पूंजीवादियों का हित देखा जाएगा, ग्लोबल कैपिटलिज्म का हित देखा जाएगा, ना कि राष्ट्रहित को देखा जाएगा। अब एक ऐसी व्यवस्था जो कि अंडर डेवलपमेंट को बनाए रखेगा, एक ऐसी व्यवस्था जो राष्ट्रहित को नहीं देखेगा, वो कौन करेगा ऐसा? वो करेंगे वहां के एलिट या कुलीन वर्ग की भूमिका। सो आश्रित राज्यों के कुलीन वर्ग इस संबंध को बनाए रखते हैं क्योंकि उनके निजी हित प्रभुत्वशाली राज्यों के हितों से मेल खाते हैं। ये बहुत ही लाजवाब पॉइंट है और ये एकदम रेलेवेंट है डिपेंडेंसी थ्योरी को समझाने के लिए। तो ऐसा है कि हम सबकी जो आकांक्षा है या एस्पिरेशंस हैं, वो ऐसी चीजों की तरफ हैं जो कि एक तरीके से बोला जाए तो पाश्चात्यवादी है। इसमें मैं भी शामिल हूं कि हम तो इस बात को जानने से हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम इसको घटाने की कोशिश करते हैं। वी आर एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक दैट वी माइट बी डूइंग, बट ऑफ कोर्स द मिस्टेक इज डन। तो इन द सेंस कि इस गलती को जानने से आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि उस गलती को घटाने की कोशिश करें। लेकिन एनीवे, बात हो रही कुलीन वर्ग की। तो क्या ये कुलीन वर्ग और कैसे कुलीन वर्ग ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है, जो मैंने बात कही थी कुछ समय पहले, कि जो लोग हमारे बजट बनाते हैं, जो लोग अपने अर्थनीति बनाते हैं, द इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर्स, द प्लानर्स, नाउ व्हाट दे विल डू इज कि वो कोशिश करेंगे कि अर्बन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, आईफोन्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या यू नो सुपर स्पेशलिटी कार्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पे वो कोशिश करेंगे कि हम टैक्स कंसेशन ज्यादा दें, क्योंकि ताकि वहां से जब आए तो उसका रेट विदेशी कार्स हमारे यहाँ सस्ती हो, ताकि उनको खरीदने वाला कौन है? द अपर मिडिल क्लास एंड द एलिट। तो ये वाली बात बोली जा रही है कि जब आपको आयात सब कुछ करना है, तो क्यों ना आप आयात करने पे टैक्स कंसेशन उन चीजों पे दे जो इस देश की ज्यादा से ज्यादा जनता यूज करना चाहती है, ना कि कुछ लोगों के लिए होती है।
लेकिन उनका कहना है कि ऐसा करने से ये होता है कि वो हाई एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि तो ऑब्वियसली गरीब लोग अगर उनके लिए एक अच्छा पेन खरीदना है बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर पेन में कितना ही टैक्स मिलेगा, कंसेशन करेंगे। पर अगर अमीर लोग एक 25 लाख की गाड़ी लेना चाहता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा टैक्स कंसेशन मिलेगा। सो द बात यह है कि एक तरीके से हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो डेवलपमेंट मॉडल हमें एक तरीके का ख्वाब दिखाता है। उस ख्वाब के अंतर्गत कुछ चीजों के लिए हमारी लालसा बढ़ती है, और उस लालसा को जस्टिफाई करने के लिए हम एक तरह का इकोनॉमिक मॉडल लेते हैं। तो हमारा जो अर्थनीति है, वो अर्थनीति हमारे एक पर्टिकुलर तरीके की सोच, विचारधारा और चाहतों को पूर्ण करने का एक जरिया बन जाता है। पर वो जरिया हमें जाने अनजाने में अमीर देशों का गुलाम बना देता है, बिकॉज हम उन प्रोडक्ट्स के लिए परेशान रहते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम बनाते ही नहीं हैं। या तो इसीलिए मोदी जी इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जब से मेक इन इंडिया कैंपेन्स और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजें बहुत अभी प्रमोट की जा रही है। दिस इज अ गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन के तो एक तरीके से निर्भरता सिद्धांत जिन चीजों का उल्लेख कर रहा है उसका एकदम से हटाना तो मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट पहल की जा रही है सरकार के अभी के नियमों से, जिससे हम ये कोशिश कर पा रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी घटे। और ठीक है, हमें भी टैबलेट यूज करने का मन है, पर चलो भारत में बना हुआ टैबलेट यूज करते हैं। तो टैबलेट ना यूज करने को कोई नहीं बोल रहा है, पर भारतीय टैब्स पे काम करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी जा रही है। और जो लोग बनाना चाहते हैं भारतीय कंप्यूटर, भारतीय टैबलेट्स, उनको मौका दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जाता है थ्रू एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, थ्रू स्टार्टअप्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ऐसी बात है कि ये जो निर्भरता सिद्धांत है, इसके हम तीसरे खंड को भी खत्म कर चुके हैं। हमने इसकी शुरुआत, इसकी परिभाषा और इसके मुख्य प्रस्ताव, ये 3 चीजें हमने अभी तक कर दिया है। अब हम इसकी प्रासंगिकता की तरफ आ रहे हैं, जो कि इसका सबसे अनूठा पार्ट है मेरे हिसाब से इस लेक्चर का। मुझे सबसे अच्छा लगता है ये वाला पार्ट, कि भैया ऐसा है ना कि ये थ्योरी 1950s में दी गई थी और अभी भी लोग इसको पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंसी इस खंड के बियॉन्ड है, लेकिन मैं बस इसका बस एक मेंशन कर देता हूँ। दैट इज ओल्ड डिपेंडेंसी, न्यू डिपेंडेंसी, ये एक नए नए मॉडल्स भी निकले हैं, वो और किसी दिन बोला जाएगा। इस खंड में हमें बस ये जानना है कि मतलब इसका मुख्य मतलब ये है कि डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता सिद्धांत को आज भी अलग अलग तरीके से रिविजिट किया जा रहा है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो भाई ऐसा इसमें क्या था, और इसमें क्या कोई आलोचना करने के लिए, क्या इसमें कोई भी कमी नहीं है? अगर कमी है तो क्या कमी है, ये भी हमें जानना जरूरी है, कि कोई भी सिद्धांत अपने में पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होती है। पर तो इसमें क्या कमियां हैं, इसको जानेंगे, और इसका इंपॉर्टेंस भी, इसका महत्व भी क्या है और इसकी कमियां भी क्या है, ये हम अभी लास्ट वाले पार्ट में करेंगे। अब समझ में अगर हम बताएं तो आलोचकों का कहना है कि ये जो स्कूल है, ये अपने तर्कों को समर्थन में पर्याप्त ठोस सबूत नहीं देता है। क्योंकि उनका कहना है, वो इसका एग्जाम्पल देते हैं, इस चीज का उदाहरण देते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के नए औद्योगिक, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज या न्यू औद्योगिक देश साउथ ईस्ट एशिया के इस सिद्धांत में फिट नहीं बैठते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने अपना ही मॉडल बनाया, वो लोग डिपेंडेंसी में नहीं गए, और उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा, अगर हम बोले तो उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा तालमेल बिठा के रखा कि अपने यहाँ ही वो अपने को टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करे। लेकिन इस बात में एक ये जो क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म जो है, ये एक चीज की तरफ हमें इशारा कर रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अगर सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स में आयात निर्यात ना करके वस्तुओं के साथ आयात निर्यात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी ना यूज करके अगर आप लोग बस ऐसे ही आयात निर्यात करें, तो क्या इससे काम हो जाएगा? ये बात बोली जा रही है, तो इससे क्या काम हो जाएगा? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों ना साउथ ईस्ट एशिया में जो उन्होंने किया था उसको फॉलो किया जाए, जहां पे उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों का जो लिटरेसी लेवल है, स्किल लेवल है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। वहां पे हर कोई ग्रेजुएशन नहीं करता है,
कुछ बहुत ही कम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पर सब कोई स्किल जानता है, तो एवरीबडी इज स्किल्ड, टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स करने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल्ड होते हैं, तो स्किल सेट्स लोगों के बढ़ जाते हैं। तो लोग अंग्रेजी बोलना लिखने के वो गुलाम नहीं बने रहते, उनको जो आता है वो अपनी मातृभाषा में भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको वो स्किल आता है, वो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके होने से क्या होता है ना, उन्होंने अपनी कंट्रीज में ही साउथ कोरिया, इफ यू नो, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट exporter of mobiles. We know a lot of them, so all this Samsung, and China has done it in a very good way. It is of course not Southeast Asia, so Singapore एक अलग example है। so these Southeast Asian countries ने क्या किया ना, अपने आप को रखा, विश्व वर्ल्ड ट्रेड के साथ रखा, लेकिन अपने घर के अंदर ही इस तरह के पदार्थ बनाए जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं था, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने में था, और उसको खरीदने के लिए बाहर वाले लालायित हुए। तो यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज में उन्होंने अपना मार्केट बनाया अपने घर से। तो उनका यही कहना है कि क्यों ना इस सिद्धांत की तरफ डिपेंडेंसी थियरी हमारा नजर क्यों नहीं लेता है, कि बस हमें यही कहना है कि एलीट्स ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम पॉलिसी चेंज कर दे तो सब सही हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, पॉलिसी कहीं और भी चेंज हो सकता है। उसके बाद एक और बात जिसकी तरफ डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता सिद्धांत हमारी नजर नहीं लेता है, वो है ये विकसित और अल्प विकसित जैसी श्रेणियों का उपयोग करता है जो जटिल विविधताओं को नहीं पकड़ती। या ये जटिल विविधताएं क्या है, ये चीज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीज पे मैं आपको वापस लेके जाऊंगा, जो मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था, मार्क्सिज्म और डिपेंडेंसी में डिफरेंस, या इंपेरियलिज्म होना और इंपेरियलिज्म को जो कहते हैं इंपेरियलिज्म होना और इंपेरियलिज्म का इम्पैक्ट, जिसको मैंने कहा था साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के जो कि इसकी व्याख्या करना कि उसको अभी इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। ये बात जो है अभी इस चीज उस बात को मैं अभी वापस लेके आ रहा हूं इस पॉइंट को समझाने के लिए कि कुछ और जटिल विविधताएं हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है, जिनको हमें जानने की जरूरत है। तो वो विविधताएं क्या है और वो कैसे इंपेरियलिज्म को करती है। सो एक बहुत ही पहले हम थोड़ा मैं ऑफ बीट चला जाऊंगा, आउट जाऊंगा, फिर वापस टॉपिक पे आऊंगा। ये सोच लीजिए कि हमारे देश में जिस तरह से हम लोग अगर अपने आप को अंडर डेवलप्ड माने, तो वैसे वी आर नॉट एनी मोर, बट जस्ट गिव एन एग्जांपल, वी आर लेस डेवलप्ड देन से द बेस्ट, से द यूएस, वी आर लेस डेवलप्ड इफ नॉट वेरी अनडेवलप्ड। वी मे नॉट बी लाइक द अफ्रीकन नेशन, सब साहारन अफ्रीका की तरह ना हो हम, पर एक तरीके से उनसे अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लिए, अब ऐसा है कि एक ऐसा देश जिसमें कि हमें पता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम है, लेकिन हम ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं जिसमें ज्यादा हम अपने बाहर का सामान खरीदेंगे और अपना क्योंकि सारा ग्लोबल ट्रेड तो डॉलर में ही होगा, तो हमारा डॉलर रिजर्व्स कम होगा। एक ऐसा देश जहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अपने समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ झुकाव ही नहीं है, जुड़ाव ही नहीं है। तो अंग्रेजी जानना या टू बी एजुकेटेड इन अ फॉरेन लैंग्वेज मेक्स यू एलियन, आपको लोगों से हटा देता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटनाएं हैं हमारे देशों में, और वो कि जो कि ज्यादा जटिल समस्याएं हैं इस बात से कि बस कुलीन वर्ग है इसीलिए सब कुछ दिक्कत होता है। बात कुलीन वर्ग होने की नहीं है, बात यह है कि जो लोग कुलीन वर्ग, क्योंकि सोशल मोबिलिटी जो है जिसको बोलते हैं हम सामाजिक उत्थान, लोगों का जब सामाजिक उत्थान होता है और वो सोशल मोबिलिटी में नीचे के तबके के ऊपर के तबके के जाते हैं, तो ऊपर के तबके वाले अपने नीचे वालों को ही भूल जाते हैं जहां से वो आते हैं। तो इससे जो होता है सिस्टम के अंदर एक तरीके से इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस हो जाता है, कि इंस्टीट्यूशन के बीच एक पैरालिसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जैसे ही कोई पोजीशन हमारा मिलता है तो हम अपने लोगों का अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद, कास्टिज्म या जातिवाद या किसी भी तरह के, या करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब जब होना शुरू होता, क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम साइनिंग अथॉरिटी है और हमारे सिग्नेचर के हिसाब से चीजें हो सकती है। तो इंडिया एक
एक प्रमुख चीज जो कि बहुत सोशल साइंटिस्ट का या समाजशास्त्रियों का भी इस बात पे उल्लेख है कि बात ये नहीं है कि इंडिया में संसाधन है या नहीं है, वेदर वी हैव रॉ मटेरियल और नॉट, बट बात यह है कि क्या यहाँ पे जो अरेंजमेंट होना चाहिए, जो बायास फ्री गवर्नेंस होना चाहिए, कि अगर शासन जो है वो बायास के पे ना हो, तो किसी के प्रति अगर हम भेदभाव ना करके विदाउट बायास फ्री गवर्नेंस कर रहे हैं तो शायद सिस्टम अच्छा हो सके, और ये होना बहुत जरूरी है, और तभी जाके स्किल सेट आगे आए। तो यहाँ पे देखिए, तो जटिल विविधताओं के उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी थियरी इसको छोड़ देती है, उन जटिल विविधताओं को हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। तो वो क्या जटिल विविधताएं हैं जो कि डिपेंडेंसी थियरीज छोड़ देते हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड रीजन्स में है? पहला, बैड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कि जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए वैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, और हमारे जो भ्रांतियां हैं वो अभी भी पनपती हैं। जो लोग एलीट होते हैं या जो लोग कुछ तबके पे चले जाते हैं वो अपने पावर को मिसयूज कर देते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरह की जिंदगी का हम इमेजिनेशन रखते हैं, जिसकी सोच हम रखते हैं, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाती है, जहाँ पे हम लोग बार्ले एंड मेज एंड लोकल प्रोडक्ट्स को खाना शुरू करें, ना कि मैदा और मैगी नूडल्स और पास्ता करना शुरू करें। लेकिन बात वही है कि जिस पास्ता से कल्चर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कल्चर सिर्फ एक कल्चरल एक महज एक फालतू सा क्रिटिसिज्म है? जी नहीं। कल्चरल क्रिटिसिज्म इसलिए दिया जाता है कि सामान वही बिकता है जिसके लिए आदमी हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो जो बिकता है उसी चीज, तो जो सामान बिक रहा है, सो द ट्रेड और द प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान हो रहा है और जो मार्केट में मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि सोच लोगों की वैसी है। तो जब तक वो सोच नहीं बदलेगी, सोच तीन तीन तरीके से, पहला कि हम टैलेंट को इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि उसके बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस देंगे, कि वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका टैलेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि हम ऐसी चीजों की संरचना करेंगे, उसके बारे में हम ललायित रहेंगे जो चीजें भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हों, और इससे हम अपने ही देश का फायदा कर सकते हैं। हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो कि भारत से बनी हो। ये महज एक नेशनलिस्ट इंटरेस्ट नहीं है। ये बात यह भी होता है कि कंज्यूमर तभी खरीदेगा जब सामान अच्छा होता है। तो सामान अच्छा होने के लिए वो फितरत भी तो होनी चाहिए ना, कि हम ऐसी चीजों का सोच रखें जो कि भारत में बने और लोग, भारतीय साइंटिस्ट इस तरह का सामान बना पाए। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्वयं प्रभा का चल रहा है, वो क्या चल रहा है? वो वही है कि हिंदी माध्यम में अगर आपको अच्छा कंटेंट मिले, तो हिंदी में पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम कंटेंट खराब कर दे। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न लिटरेचर और द इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि हमें वो कंटेंट देता है ताकि हम बाहर के देशों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। पर हम अपने ही लैंग्वेज में अगर हम बोलना शुरू करेंगे और अगर हिंदी भाषा में ही इस चीज को समझेंगे, तो उसको हम बेटर समझेंगे, लेकिन कंटेंट का कोई कमी नहीं आएगा। तो जिस तरह से है उसी तरह से, तो वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न लिटरेचर या एकेडमिक लिटरेचर, बट वी पर इसका मतलब नहीं कि हम इसके गुणत्व को घटा दे। तो हमें बहुत जरूरी होता है कि उसका जो उसी तरह से निर्भरता सिद्धांत इस बात के ऊपर हमें एम्फसाइज तो कर देता है कि हम डिपेंडेंट है, क्योंकि कौन सामान बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, वही सब कुछ है। लेकिन ये जो जटिलताएं हैं, इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस, चॉइसेस, एस्पिरेशन, जिसके बारे में मैंने बात किया कि हमारे क्या चॉइसेस है, ये चीजें हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आ रही है कि रेलेवेंस का। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है या बोला है अभी आपको, इसका मैं बस एक बहुत ही क्विक रिकैप कर दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आंसर में क्या लिखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इतना ज्यादा बोल देते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं जान पाते कि इसमें रखना क्या है, छोड़ना क्या है। तो मान लीजिए अगले 5 मिनट में मैं आपको जो पूरा लेक्चर मैंने आपको बोला अभी पिछले 1 घंटे में, 50 मिनट में, उसको मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो मेरे इस लेक्चर में मैंने आपको 4 चीजों पे
बात की है। पहला, इस अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसके मुख्य प्रस्ताव क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, और इन अदर वर्ड्स ओरिजिन, डेफिनेशन, फीचर्स और रेलेवेंस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने ओरिजिन में इस बात पे उल्लेख इस बात का उल्लेख किया था कि ये रॉल प्रेबिज के द्वारा 1950s में लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रॉल प्रेबिज से इंस्पायर्ड था, और ये डिपेंडेंसी थ्योरी इस बात को उल्लेख करता है कि गरीब देश अमीर देशों पे डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि वो आयात निर्यात और व्यापार को ही एक ही मापदंड मानते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के लिए। और उनका ये कहना था कि ये जो आयात निर्यात का जो डिपेंडेंसी है उसको हटाने का एक ही तरीका है, वो है आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा में व्यापार नहीं करेंगे बल्कि सामान के बदले में सामान देंगे। लेकिन इसको थोड़ा फीजिबल नहीं माना गया, तो ये कमी रह गई थी इस डेफिनेशन में, इस आइडिया में। दूसरी बात, हमने डेफिनेशन में इस बात पे उल्लेख दिया था, जो कि डेफिनेशन में मैंने डॉस सैंटोस के कोड को बोला था, और वहां से 3 चीजों के बारे में बोला कि डिपेंडेंसी थ्योरी या निर्भरता सिद्धांत हमें ये बोलता है कि 2 प्रकार के राज्य हैं, कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो कि इन राज्यों के तालमेल को बनाए रखती है या एसिमेट्री को बनाए रखती है, आप इसको जो ऐसे भी देखें। और इस असमानता जो बनाए एसिमेट्री असमानता जो बनी रहती है, ये इसलिए बनी रहती है ताकि प्रभुत्वशाली और निर्भर राज्यों के बीच संबंध गतिशील है और समय के साथ असमान पैटर्न की ओर तीव्र। तो विथ टाइम देयर इज अ इम्बैलेंस, और ये इम्बैलेंस हमेशा बना रहे ताकि कहानी चलती रहे। ये था हमारा जो मेन डेफिनेशन का एम्फेसिस। उसके बाद मैंने इस बात पे उल्लेख किया था कि इसके प्रमुख फीचर्स क्या है। तो प्रमुख फीचर्स ये थे, या इसका मुख्य प्रस्ताव है पहला कि अल्प विकास और अविकास, अंडर डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट में फर्क है। कुलीन वर्ग की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है इस चीज को बनाए रखने में, और राष्ट्रहित को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जबकि देना चाहिए, ताकि और ये बात डिपेंडेंसी थ्योरी में बता रही है कि भैया आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं पर हम अनडेवलप्ड नहीं है। और हम अंडर डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि हम कुछ और गड़बड़ यहाँ कर रहे हैं, ये नहीं कि हम बने हैं अनडेवलप्ड बने रहने के लिए। और इसको इस अनडेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट से ऊपर जाने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि राष्ट्रहित बना रहे और कुलीन वर्ग का स्वार्थ ना देख के राष्ट्र का स्वार्थ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसका जो मुख्य प्रस्ताव के बाद जो प्रासंगिकता थी इस थ्योरी की, निर्भरता सिद्धांत की, वो ये थी कि वो हमें ये बताता है कि सब कुछ आयात निर्यात के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां पे हम रहते हैं, जिन देशों से हम हैं, वहां की जटिलताओं के ऊपर भी नजर जाना बहुत जरूरी है। और वो जटिलताएं क्या थी जो मैंने आपको कहा कि इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस ना हो, एस्पिरेशंस ऐसा बने जो कि टिकाऊ हो, ऐसी चीजों का के लिए हम रहें जो हमें जरूरत पड़े। और उसके बाद है कि स्किल सेट, हमारे समाज और हमारे लोगों का स्किल सेट बढ़ता रहे ताकि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनते रहें समय के साथ। सो ये था बेसिकली 4 खंड जो थे, परिचय या शुरुआत, दूसरा था परिभाषा, तीसरा था मुख्य प्रस्ताव और प्रासंगिकता। ये मैंने आपको जो भी बोला है ये आपके इग्नू का जो बुकलेट है यूनिट 9 जो है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पेपर का, उसको मैंने पूरा फॉलो किया है ताकि आपको मेरे लेक्चर और बुकलेट में कुछ ज्यादा तालमेल बना रहे। लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो शायद वहां पे नहीं मिलेंगे, ताकि आपको वो लेक्चर थोड़ा डल ना लगे और आप उसके साथ रिलेट कर पाए। सो बहुत अच्छा लगा। आशा है कि मैंने जो आपको बोला आपको वो समझ में आया है और आप वो प्रेरणा देगा कि आप उस मटेरियल को पढ़े। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि कुछ नहीं तो आप लोग एक बहुत ही अच्छा वर्क था
एस लाल का ये एक पेपर था एंड्रे गुंडर फ्रैंक का, डेवलपमेंट ऑफ अंडर लेवल, यही ये पेपर का नाम। आप गूगल से भी उसको मिल सकता है, उसको कृपया पढ़िए, एंड्रे गुंडर फ्रैंक का वो पेपर, वो एक आपको अलग मुकाम पे लेके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।